मैं आज इस अति महत्वपूर्ण आयोजन में परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही ये फेलोशिप कार्यक्रम और आकांक्षात्मक ब्लॉक के उन्नयन का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। मैं नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री परमेश्वरन अय्यर सर का, राकेश रंजन सर का, संजीत सिंह सर का और अपने मुख्य सचिव महोदय का स्वागत करता हूं। मैं एपीसी महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारीगणों का और जो हमारे फेलोज हैं उनका स्वागत करता हूं। बिना सर किसी औपचारिकता के मैं माननीय मुख्य सचिव महोदय को स्वागत भाषण के लिए यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री परमेश्वरन अय्यर साहब, नीति आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे सहयोगी प्रदेश सरकार के सीनियर ऑफिसर्स, आज के इस सीएम फेलोज के साथ संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री फेलोज साथियों, जो पूरे देश में आकांक्षात्मक 112 जनपदों का अनुभव प्राप्त हुआ, जिससे कि ऐसे जनपद जो कि विभिन्न प्रकार के इंडिसेस में काफी नीचे थे और एक बार उनके ऊपर फोकस तरीके से जो कार्य प्रारंभ हुआ और जिसका सीधा उदाहरण हमारे प्रदेश के भी उन 8 जनपदों में है, जिस पे किस प्रकार से उनमें सुधार हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 100 विकास खंडों को माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से आकांक्षात्मक विकास खंड के रूप में निर्धारित किया गया। ये वो विकास खंड हैं जो कि विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल इकोनॉमिक इंडिसेस में काफी पिछड़े हैं अपने जो समकक्ष अन्य विकास खंड हैं उनकी तुलना में। और इन विकास खंडों में कैसे हम अपने यूथ को, जिनमें पूरी की पूरी ऊर्जा है, एक उत्साह है, एक जज्बा है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं और कर करके आगे के लिए एक नया रास्ता बना सकते हैं, ऐसे लोगों को सीएम फेलोज के रूप में एक पारदर्शी तरीके से चयनित किया गया। पहले राउंड में 86 हमारे सीएम फेलोज चयनित हुए और अभी 14 बाकी बचे थे, उनको भी चयन किया गया। महोदय, इन सारे सीएम फेलोज का 2 सप्ताह का प्रशिक्षण हुआ और 1 नवंबर या उसके बाद से ये सारे विकास खंडों में पहुंच गए। इन सारे सीएम फेलोज से पिछले 27 दिसंबर को मैंने सीधा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया और बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसके पहले जब इनका सिलेक्शन हुआ था, ट्रेनिंग हुई थी, उस स्तर पे भी एक संवाद हुआ था और खुशी हुई कि इनके जाने से बहुत सारी नई नई चीजें शुरू हुई हैं विकास खंडों में। और निश्चित तौर पे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो उनकी प्रेरणा है, जो उनका मार्गदर्शन है कि हम इस यूथ के माध्यम से अपने विकास खंडों को, जो एक आकांक्षात्मक जनपद थे, उससे और तेजी से जो हमारे 75 अलग अलग मार्गदर्शी जो इंडिसेस बनी हुई, उसके ऊपर बहुत तेजी से विकास करेंगे, इसकी मुझे आशा लगी है। और आज आप सबका परम सौभाग्य है कि इस साल के समाप्त होने के पहले आज आपका दोबारा, एक बार पहले आपका परिचय हुआ था माननीय मुख्यमंत्री से, एक बार दोबारा फिर से उनसे सीधा संवाद होगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा कि किस प्रकार से आप इन विकास खंडों को, जो बाकी बकाया कुल 800 से ऊपर हमारे विकास खंड है, उन विकास खंडों से भी कहीं ऊपर आप ले जा सकेंगे। और उससे निश्चित तौर पे जो आज हमारे प्रदेश का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य में न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और हर प्रकार से, क्योंकि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के तौर से जो रास्ता चल रहा है, उसमें आप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो आज उसी के लिए हम सभी आज यहाँ पे मैं स्वागत करना चाहता हूँ श्री परमेश्वरन अय्यर साहब का, जिसका नीति आयोग का हमें हमेशा सहयोग
और सहायता प्राप्त हुआ, परामर्श प्राप्त हुआ। उनके द्वारा हम अभी भी प्रयास में है कि हम ऐसे ही 100 नगर भी, क्योंकि हमारे यहाँ 763 शहर हैं, तो 100 नगर भी हम इसको चिन्हित करें और उनको भी इसी प्रकार से एक तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाएं। और आप सबको ये आशीर्वाद मिलेगा। तो पहले तो मैं परमेश्वर अय्यर साहब को और आपके पूरी टीम का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबके तरफ से यहाँ स्वागत करता हूं, जिनके संवाद से, जिनके मार्गदर्शन से आप नए साल में एक नए उमंग और नए उत्साह के साथ कार्य प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आकांक्षात्मक विकास खंडों एवं मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण हम लोगों ने तैयार किया है सर। आपकी अनुमति से उसे करना चाहेंगे सर। आकांक्षात्मक विकास खंडों के संबंध में 100 पिछड़े विकास खंडों का हम लोगों ने चयन किया था। ये कुल 34 जनपदों में हैं और इनके चयन में नीति आयोग का भी मार्गदर्शन रहा है। कुल 33 इंडिकेटर्स थे जिनके आधार पर, सामाजिक, आर्थिक और अवस्थापना से जुड़े हुए, जिनके आधार पर हम लोगों ने इनका चयन किया था। प्रगति के अनुश्रवण के लिए एनआईसी द्वारा सर कंप्लीट डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जिसके आधार पर हम लोग इसका मॉनिटरिंग करते हैं। इसके बारे में खास तौर पर इस साल से सर पूरे काफ़ी इसके साथ कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है और पूरे मनोयोग के साथ जिलों में कार्य किया जा रहा है। पहला शासनादेश 24 मई को और उसके बाद विस्तृत शासनादेश 12 जुलाई को फिर से जारी हुआ। सर इसके बारे में 5 विषयगत जो क्षेत्र हैं वो भी जो हमारे महत्वाकांक्षी जनपद हैं उसी के तर्ज पर ही बनाए गए हैं। चिकित्सा एवं पोषण के 23 इंडिकेटर्स हैं, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, आधारभूत अवसंरचना, इस तरह से मिलाकर के सर कुल 75 इंडिकेटर्स हैं। सभी इंडिकेटर्स की अपनी अलग अलग वैल्यू दी गई है सर। इसमें हम लोगों ने 75 इंडिकेटर्स टोटल लिए हैं। इसमें से 71 इंडिकेटर तो सर जो महत्वाकांक्षी जनपद हैं उसके आधार पर हैं। कहीं ना कहीं पर हम लोगों ने छोटी मोटी ट्विकिंग भी की है और 4 इंडिकेटर्स सर राज्य सरकार के प्राथमिकता के हैं, जिसमें सर गोल्डन कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन एलिजिबल पॉपुलेशन को, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में, गो आश्रय स्थल सर उसका क्रियाशील होना और ग्राम पंचायतों में बीसी सखी, इन सभी को शामिल किया गया है सर। सर इसके लिए जो हम लोगों ने मेथोडोलॉजी, एब्सोल्यूट रैंकिंग, डेल्टा रैंकिंग, उसके उसी तरह के हम लोगों ने फॉर्मूले यूज़ किए हैं जिस तरह का कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है सर। और जो हम लोग एवरी 3 मंथ्स हम लोग उसकी डेल्टा रैंकिंग जारी करते हैं सर और एवरी मंथ एब्सोल्यूट रैंकिंग और उसको जारी करते हैं सर। ये एक शॉर्ट सर एक ये है सर जो कि हमारा डैशबोर्ड इसमें शो होता है। इसमें सारे इंडिकेटर्स के सर ग्राफ और उसके आधार पर सर हम लोग उसको जो फीड करते हैं अभी, तो मैं अनुमति चाहूँगा। हाँ जी सर, ये आ गया सर। तो इस तरह से सर हम लोग के सारे थीम वाइज भी सर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग, ब्लॉक्स की रैंकिंग करते हैं और एब्सोल्यूट रैंकिंग भी करते हैं सर। डेल्टा रैंकिंग इस तरह से हम लोग सर उसको देख पाते हैं। थैंक यू सर। सर इन चयनित विकास खंडों की प्रगति के अनुश्रवण के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा व्यवस्था की गई है सर, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी खासतौर पर इसके नोडल हैं सर। हर 15 तारीख को उसमें उनके द्वारा डेटा फीड किया जाता है। उसके बाद उन डेटा का सत्यापन सर और फाइनली सबमिशन विभागों के स्तर से भी, क्योंकि पहले सर जो उसमें थोड़ी सी ये चीज़ थी कि सही डेटा नहीं आ रहा है, तो विभागों को भी सर जिम्मेदार बनाने के लिए 22 तारीख तक उनके द्वारा पोर्टल पर पुष्टि की जाती है। उसके बाद ही सर हम लोग उसकी रैंकिंग जारी करते हैं। आकांक्षात्मक विकासखंडों में सर 100% तैनाती की व्यवस्था की गई है सर और बीडीओ, सीडीपीओ जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शनरी हैं सर 100% वहाँ पर दिया गया है। सर खासतौर पर ये केंद्र और राज्य सरकारों के जो हमारी योजनाएं संचालित हैं उनके कन्वर्जेंस पर ही आधारित है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के कारण से भी सर इसमें एक नई गति आई है। इसके अलावा सर हम लोग सर प्रतिष्ठित जो उद्यमी हैं उन सभी लोगों को भी सर 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों को गोद लेने के लिए योजना सर संचालित की जा रही है। सर ये एक स्नैपशॉट है सर नवंबर का सर, ओवरऑल एब्सोल्यूट प्रोग्रेस सर, किस तरह से सर हमारे टॉप 5 ब्लॉक्स, बॉटम 5 ब्लॉक्स, जहां पे हम बॉटम 5 ब्लॉक्स देखते हैं सर, उनमें क्या सर अप्रैल से और अब तक क्या सुधार हुआ है वो भी परिलक्षित होता है सर। उसी तरह से हमारे डेल्टा स्कोर भी सर जो बॉटम 5 डेल्टा में रहे हैं उनमें क्या सुधार हुआ है
वो नजर आता है सर। ये ओवरऑल प्रोग्रेस है सर, और ये थीम वाइज प्रोग्रेस भी सर हम लोग इसको हर डिपार्टमेंट को रिव्यू करते हैं सर, और हर डिपार्टमेंट से अपेक्षा करते हैं कि उसके ऊपर आगे कार्य करें सर। एक शॉर्ट में है सर कि किन इंडिकेटर्स में किस तरह की प्रगति हासिल की गई है। जैसे कि सबसे पहला है सर परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन जिनके द्वारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन सर लगातार लिया जा रहा है। तो पहले सर 54 जब हम लोगों ने योजना स्टार्ट की थी सर, तो 54 ब्लॉक्स थे जो कि स्टेट एवरेज से पीछे थे। इसके आधार पर हम लोग रिव्यू करते हैं सर, और अब केवल 39 ब्लॉक्स हैं। इसी तरह से सर जो एएनसी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 35 से घट करके सर केवल अब 10 ब्लॉक ऐसे रह गए हैं जो कि स्टेट एवरेज से पीछे हैं। परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन सर रजिस्टर्ड फॉर एएनसी सर, ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सर लास्ट हम कॉलम देखेंगे उसमें भी सर ये इसी तरह से हर इंडिकेटर में सर हम लोग इसको रिव्यू करते हैं और डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके कि किस तरह से इसमें जो ब्लॉक पीछे हैं वो किस तरह से आगे आ सकें। सर एक शॉर्ट सर इसमें मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है सर। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से सर लॉन्च किया गया। इसमें से हम लोगों ने इसका वृहद प्रचार प्रसार किया, और 19 जुलाई को सर माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा इस फेलोशिप कार्यक्रम का अनुमोदन प्रदान किया गया था। उसके बाद सर हम लोगों ने 10 से 24 अगस्त तक सर हम लोगों ने डेवलप किया सर उसका एप्लीकेशन पोर्टल। कुल 26,684 एप्लीकेशन प्राप्त हुए सर। उसको हम लोगों ने इन हाउस स्क्रीनिंग किया सर, और अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए सर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने अनुमति प्राप्त की, और जो शिक्षा सलाहकार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोफेसर डीपी सिंह साहब सर, उनकी अध्यक्षता में हम लोगों ने चयन समिति गठित की। 8 से 16 सितंबर तक हम लोगों ने चयन किया सर, और तुरंत सर उनका हम लोगों ने 10 से 21 अक्टूबर का सर 2 सप्ताह का प्रशिक्षण कराया। 21 अक्टूबर को सर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आशीर्वचन दिया गया, और सभी लोगों को टैबलेट भी वितरण किया गया सर। और उसके बाद से 1 नवंबर से कुछ लोगों ने 1 दिसंबर तक भी ज्वाइन किया है सर, बीच बीच में ये चीज, लेकिन 1 से 1.5 महीने से ऊपर का सभी लोगों का करीब समय हो चुका है सर। कुल सर हमारे 100 अभी शोधार्थी हैं सर, जिसमें से कि 30 महिला शोधार्थी हैं। पीएचडी सर इसमें 35 हैं, एमटेक और एमबीए 16 हैं सर, और पोस्ट ग्रेजुएट 49 है। मतलब किसी को भी सर ग्रेजुएट को, सिंपल ग्रेजुएट को तो मौका ही नहीं मिला सर कि वो सेलेक्ट हो सके। पारिश्रमिक सर इनको 30,000 रुपीज़ दिया जा रहा है सर। 10,000 रुपीज़ हम लोग क्षेत्र भ्रमण के लिए दे रहे हैं सर। टैबलेट इनको दिया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष जोर था सर कि सभी लोगों को निःशुल्क आवास वहाँ पे हो सर। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है सर, 1-2 छोड़ करके सर सभी लोगों को सर आवास है सर, और सभी लोग आवास में स्थापित हैं। सर इनमें एनआईसी के द्वारा ही सर हम लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल सर इनकी भी लिए भी डेवलप किया है, जिससे कि ये अपनी किन अधिकारियों से मिलें सर, और क्या भ्रमण किया इन लोगों ने सर, वो इसकी लगातार जानकारी दे रहे हैं सर। नियोजन डिपार्टमेंट के द्वारा सर हम लोग इनसे लगातार संवाद करते हैं सर। और उसके अलावा सर इन लोगों ने सभी करीब सभी शोधार्थियों ने हमारे सर आंगनवाड़ी केंद्रों का, प्राथमिक विद्यालयों का, स्वास्थ्य केंद्रों का, पंचायत भवनों का बड़ा विस्तृत रूप में निरीक्षण किया है सर, और उसके परिणाम सामने आ रहे हैं सर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर ये भी सर आपने जो अपेक्षा की थी कि आज सुबह से ही 11 बजे से ये अलग अलग सभी डिपार्टमेंट इनके साथ संवाद करें, तो सर आज मॉर्निंग से ही एपीसी सर भी आए थे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, आईसीडीएस सभी लोगों ने सर संवाद किया इनसे। सर जो कुछ सराहनीय कार्य जो इनके द्वारा किए गए हैं, बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी स्वयं ही अभी आप लोगों से जानकारी लेंगे, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा सर अध्यापकों के प्रशिक्षण में, और उसको किस तरह से स्कूली छात्रों में किस तरह से अभिभावकों को जोड़ें, पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह भी ऑर्गेनाइज करके उस चीज़ में कार्य किया है सर। रुपईडीहा जनपद गोंडा में एफपीओ के गठन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सर। मध्याह्न भोजन में बर्तन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में इन लोगों ने संडीला में जो हमारी सीएम फेलो हैं उसने अच्छी भूमिका निभाई है सर। पोषण ट्रैकर के बारे में उसकी ट्रेनिंग किस तरह से हो, ई कवच ऐप, उसके संबंध में सर अमृत सरोवर व आयुष्मान कार्डों के संबंध में भी सर काफ़ी हमारे शोधार्थियों ने अभी सर उसमें एक जागरूकता अभियान किया है, और आयुष्मान कार्ड में प्रगति लाए हैं सर। कृत्रिम गर्भाधान के ऊपर भी मिर्जापुर विकासखंड पहाड़ी में हमारे शोधार्थी ने काम किया है सर। उसी तरह से संस्थागत प्रसव में सुधार, कौशल विकास केंद्रों को क्रियाशील किए जाने में विकासखंड पवासा जनपद संभल के शोधार्थी ने कार्य किया है सर। मुद्रा लोन जो हमारे डिफरेंट स्कीम्स हैं सर, उन चीज़ों को भाई और बैंक से जोड़ने में इनके द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है सर। विकासखंड सादात में एक जनपद गाजीपुर में सर जब ये गए थे, तो उसके बाद किस तरह से सर बाकी और विकासखंड के कर्मचारी भी पहले उपस्थित नहीं हो रहे थे और वहाँ पे निवास नहीं करते थे, उस चीज़ में भी प्रगति आई है। तो इस तरह से सर कुछ को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, काफ़ी शोधार्थियों ने कुछ ना कुछ अच्छा कार्य सभी ने किया है सर। तो मैं सर आपकी अनुमति से सर यहाँ तक का, बाकी सर आपका आगे खुद संवाद होगा सर, तो ये अपने ये चीज़ें बताएंगे सर। मैं अब आगे परमेश्वरन अय्यर सर को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि सर आएँ और हम लोग को
कुछ गाइडेंस दें आगे इस प्रोग्राम के बारे में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी एपीसी, सेक्रेटरी प्लानिंग, हमारे आयोग कोलीग्स नीति आयोग से, यूपी गवर्नमेंट के वरिष्ठ अधिकारीगण और चीफ मिनिस्टर फेलोज, जैसे मुख्य सचिव महोदय ने कहा, ये एक बहुत अच्छा मौका है नए साल के इमीडिएटली पहले, जिसमें आप माननीय मुख्यमंत्री जी के इंस्पिरेशन से जो काम आप कर रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी का जो लाल किले से जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच था, उसमें पीएम साहब ने एक विकसित भारत के बारे में, हमारे 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के समय पर उसका उन्होंने एक विजन प्रस्तुत किया था। जो विजन है प्रधानमंत्री जी का, वो नॉर्मली हम समझते हैं कि वो सिटीज़ और अर्बन एरिया से आएगा। जो इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन अल्टीमेटली जब तक हर स्टेट, हमारे फेडरल सिस्टम में हर स्टेट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है भारत को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए। तो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि उत्तर प्रदेश को एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का 5 साल में, ये बहुत एम्बिशियस लेकिन अचीवेबल गोल है। और जैसे आपके मार्गदर्शन में और आपके ऑफिसर्स के लीडरशिप में आपने जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट का इसमें रोल होगा और हर ब्लॉक का। इसलिए जो यूपी ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले और चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में, जिसमें दुर्गा शंकर मिश्रा जी भी थे, उसके बारे में वहाँ पे भी उन्होंने कहा था कि ब्लॉक्स को कैसे, जैसे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को एक नेशनल एवरेज के ऊपर लाया जाए, तो ब्लॉक्स को कैसे किया जाए। तो उन्होंने एक चैलेंज दिया था और बड़ी खुशी की बात है कि यूपी ने इसको पहले ही अपनाया है एंड यूपी हैज़ बीन वर्किंग ऑन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स फॉर द लास्ट 6 months। तो अभी आलोक कुछ आंकड़े दे रहे थे कि कैसे आप डेल्टा रैंकिंग और एब्सोल्यूट रैंकिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम में जैसे आपने सीएम फेलोज को लगाया है, इससे इसमें बहुत गति आएगी, क्योंकि आपका जो एनर्जी है, इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, और आपको काफ़ी एम्पावरमेंट हुआ है। मुझे लगता है कि ये अदर स्टेट्स के लिए एक बड़ा अच्छा मॉडल है। आपको फ्री अकोमोडेशन दिया गया है, आपको टैबलेट दिया गया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि डेटा कलेक्शन हो रहा है आपके टैबलेट्स पे। तो अगर हर ब्लॉक उत्तर प्रदेश में, और जो सबसे बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं जिनको एस्पिरेशनल ब्लॉक्स आप कह रहे हैं, अगर इन ब्लॉक्स में प्रगति आएगी तो नेचुरली दैट विल आल्सो एक्सेलरेट अदर ब्लॉक्स। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट मॉडल है। और आपके या फेलोज को वहाँ पे आप मतलब फुल टाइम रख रहे हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन में हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रेरक था, और उसमें हमारे कुछ कोलीग यहाँ पे उससे इन्वॉल्व थे। तो यंग प्रोफेशनल से एनर्जी आती है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, क्योंकि बीडीओ के पास इतना समय नहीं रहता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो यंग फेलोज इसमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो ये जो मॉडल है, आई थिंक दिस विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। और इसमें आप चीफ मिनिस्टर एंड चीफ सेक्रेटरी, सीनियर ऑफिसर्स आपके साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इससे और भी आपको एक्सपीरियंस, इनोवेशन, एम्पावरमेंट, मोटिवेशन मिलेगा। और मुझे लगता है कि यूपी में 100 ब्लॉक्स के अलावा, जैसे आलोक बता रहे थे, अदर ब्लॉक्स विल आल्सो पिक अप फ्रॉम दिस। तो सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद एंड आपके ऑफिसर्स को कि आपने इसको बहुत आगे चलाया है। आई थिंक अदर स्टेट्स विल हैव टू लर्न फ्रॉम यू। यूपी अगेन इज लीडिंग द वे। तो नीति आयोग की तरफ से, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा, सिटीज़ के बारे में भी, इसमें भी यूपी इज़ टेकिंग द लीड। 100 सिटीज़ जहाँ पे इंडिकेटर्स के साथ उनको भी स्टेट के एवरेज के ऊपर कोशिश होगी।
तो दोनों ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट और सिटीज़ अभी तक डेवलपमेंट पर फोकस किया गया, जैसे आप सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर बल दिया गया। तो यहाँ पे अभी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक वी आर फोकसिंग ऑन हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अब आगे जाके इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इस पर फोकस करने की ज़रूरत होगी, ताकि एक हर ब्लॉक एक अपने डिस्ट्रिक्ट का एक इम्पॉर्टेंट अंग होगा और हर डिस्ट्रिक्ट को एक फलक्रम ऑफ डेवलपमेंट की तरफ से डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन ब्लॉक का यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक डेवलपमेंट यूनिट है, और यदि ब्लॉक अपने पूरे एरिया में अपने आप को लिफ्ट कर सकता है, मुझे लगता है पूरा डिस्ट्रिक्ट लिफ्ट होगा और उससे स्टेट भी लिफ्ट होगा। तो मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमको आज आमंत्रित किया हमारे टीम के साथ, और हम नीति आयोग की तरफ से मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि पूरा सपोर्ट रहेगा फॉर योर ब्लॉक प्रोग्राम, फॉर योर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड फॉर योर सिटी प्रोग्राम। एंड अगेन once again congratulations and I wish you all a very happy new year. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। नीति आयोग का हमें सहयोग और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। सर के अलावा संजीत सिंह सर को भी हम लोग हमेशा तंग करते रहते हैं, राकेश रंजन सर से भी हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर उसके लिए। अब मैं माननीय परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हम सभी का भी, और सर सॉरी सर, उसके पहले हम लोग संवाद से पहले ये चीज़ें, सर आपकी अनुमति से अगर मैं कुछ नाम सर रैंडमली हम लोगों ने पिक किया है सर, उसको लेना चाहूँगा। मधु शास्त्री औरैया में विकासखंड में, माइक वहाँ पे ले जाएगा। सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करती हूँ और मंचासीन पदाधिकारीगण को भी प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे फेलोशिप में अवसर दिया। और मैं जनपद भदोई औराई ब्लॉक में तैनात हूँ। और सर मैंने प्राइमरी प्राथमिक विद्यालयों में मैंने भ्रमण किया और वहाँ पे दिव्यांग शौचालय पर विशेष ध्यान, फिलहाल मैंने विशेष ध्यान शौचालय पे दिया और बच्चों के परफॉर्मेंस पे पेरेंट टीचर मीटिंग कराई, अध्यापकों से संवाद किया। निपुण भारत के तहत उनके जो लैंग्वेज परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर मैथमेटिक्स उनकी है, उनको मैंने विशेष प्रिंसिपल के साथ, टीचरों के साथ मीटिंग करते हुए हमने कहा कि ये हमारे भविष्य के कर्णधार हैं और आप हमको अवगत कराइएगा। अगर आपके पेरेंट्स बच्चों के नहीं साथ देते हैं, मैं उनको कन्वे करूँगी, विजिट करूँगी, करते हुए गांव में भ्रमण करते हुए जन जागरूक करती हूँ कि बच्चों का स्वास्थ्य पे भी ध्यान हो और शौचालय पर विशेष ध्यान हो एसबीएम के तहत। सर और भी कार्य क्षेत्र में मैंने योगदान किया है और जन जागरूक कर रही हूँ, अपने अधिकारियों से बात करती हूँ। और सर आपका मार्गदर्शन है, आशीर्वाद है और ऐसा उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन से हम कार्य प्रगति पर अडिग रहेंगे सर। धन्यवाद सर। अच्छा बताइए मधु जी, जी सर, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है और आपने पिछले कुछ समय से अपने विकास खंड के अंदर रह करके जी सर भ्रमण किया होगा? हाँ जी सर, मैंने 25 गांव का भ्रमण कर लिया है। ठीक है जी सर। तो अनुभव में क्या, पहले शैक्षिक योग्यता आपने बताई है जी सर, और फिर अनुभव में क्या कुछ आपने देखा है इन 25 गांवों में, वहां की आवश्यकताएं क्या है जी सर, और किस क्षेत्र में आप उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं? जी सर। सर मैंने ये देखा कि जो है जनताएं, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है पहले? हाँ सर, सर मैं एमएससी बॉटनी से हूँ, बीएड हूँ, टेट सीटेट क्वालिफाइड हूँ और पीएचडी मेरी थीसिस सबमिट हो गई है और जल्द ही मेरी वाइवा लगने वाली है। ठीक है,
आपने जिन गांवों का विजिट किया है, जी सर। क्या आपने वहां पे लोगों को किस बात के लिए ज़्यादा आपने देखा कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और आप उसमें क्या योगदान दे सकती हैं? सर, जनता की आवश्यकता है आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना, जिससे बेसिकली इकोनॉमिक स्टेटस हमारी रहेगी, तभी हम किसी भी फील्ड में काम कर पाते हैं, क्योंकि बिना आर्थिक स्रोत के हम विकास नहीं कर सकते हैं। चाहे उनकी आवश्यकता है कृषि प्राथमिक है, तो वो सोचते हैं कि हमारी उपज ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम खर्च में, कम जगह में। तो मैं उनको जागरूक करती हूँ कि जो है वो बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करें और सीड वितरण केंद्र से सीड ले लें, मतलब उनको जैसे भी सुविधा नहीं मिलती है तो। केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जी सर। जो पैरामीटर आप लोगों के हैं, जी सर। इनके बारे में भी कभी आप लोगों ने गाँव में, जैसे हम लोगों ने ग्राम सचिवालय का निर्माण कर लिया है, जी सर। तो ग्राम सचिवालय के निर्माण के बाद हम लोगों ने ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी की भी तैनाती की है। हाँ सर। ग्राम पंचायत में हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पीठ अधिकारी भी वहां पर जाकर के और उन लोगों के बीच में इन सभी योजनाओं की जानकारी दें। जी सर। तो देखिए, है क्या कि जब तक योजनाओं की जानकारी पब्लिक को नहीं होगी, जी सर। तब तक हम लोग किसी भी कार्यक्रम को, क्योंकि होता क्या है कि वह व्यक्ति भटकता रहता है, जी सर। उसको जानकारी नहीं है। जी सर। अगर हम उनको बता देंगे जी कि सर। ये योजनाएं हैं, इनको आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, जी सर। या ग्राम पंचायतों में बैठकर ग्राम सचिवालय को भी सक्रिय करने में आप योगदान दे देंगे ना, जी सर। आपका विकास खंड अपने आप ही आकांक्षात्मक विकास खंड से एक सामान्य विकास खंड बनने में उसको बहुत देर नहीं लगेगी। जी सर। लेकिन हमें बताना पड़ेगा उन लोगों जी को। सर, मैं जब भी जाती हूँ सर, जन जागरूक करती हूँ, सबको बताती हूँ कि ये हमारी योजनाएं चल रही हैं, बैंक से लोन भी मिल रही हैं, छोटी छोटी लोन मिल रही हैं, उद्यान और एवं खाद्य प्रसंस्करण से जो है लोन मिल रही है, जो कि आप गृह उद्योग कर सकते हैं और उससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। आपको विकास खंड में रुकने में कोई समस्या तो नहीं है? सर, हमको कोई समस्या नहीं है, स्किल डेवलपमेंट में भी हम योगदान करते हैं, मशरूम टेक्निक के बारे में मैं जानती हूँ। नहीं, रुकने में बताइए पहले, रुकने में। सर नहीं, कोई समस्या नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है? जी सर। ठीक है, ठीक है सर, सीमा देवी। धन्यवाद सर। ओम नमो नारायण सर, नमस्कार। नमस्ते। बाकी सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार सर। आप कहाँ पे हैं, किस जिले में हैं आप? सर मैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट नजीबाबाद में हूँ। नजीबाबाद में हाँ आप? जी सर। आपने क्या कहाँ तक की पढ़ाई की है? सर मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम। अच्छा, एमकॉम किए हैं हाँ आप? जी। ठीक है। तो क्या आपने पिछले इतने दिनों में आपने क्या किया है अपने विकास खंड के अंदर? जिस विकास खंड के लिए आपका चयन हुआ है जी। उस विकास खंड में आपने कुछ योगदान किया है, कुछ लोगों से संवाद बनाया है, जो पैरामीटर आपके सामने दिए गए होंगे कि इन क्षेत्रों में आप लोगों को कार्य करना है, वहाँ से डाटा कलेक्ट करके अपलोड करना है, इस दिशा में कुछ कार्य हुआ भी आपके? क्या हुआ है सर? सबसे पहले कार्य तो बहुत सारे किए हैं, जिसमें से जो प्रमुख है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सर सबसे पहला जो था, हमारे जो इंडिकेटर हैं उन पर फोकस किया। उसमें देखा कि एक इंडिकेटर हमारा 0-0 जा रहा था, वो था वोकेशनल एजुकेशन का। तो फिर मैंने वो था सर एसटी का, शेड्यूल्ड ट्राइब का, उनको कौशल का। तो सर मैंने आइडेंटिफाई किया कि नजीबाबाद में सर 2 ऐसे गांव हैं जहां पर डेंसिटी में है एसटी पॉपुलेशन। तो उसके बारे में ब्लॉक में भी अवगत कराया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम सर को, सीडीओ सर से भी मीटिंग रखी, उन गाँव को आइडेंटिफाई करवाया और जो कौशल विकास को देखते हैं उनके वहाँ पर कैंपिंग लगवाई। और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहाँ पर 30 ऐसे यूथ आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको अभी जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें उनका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। यानी कि ये इंडिकेटर जो शुरू से 0-0 पर आ रहा था वो अब स्टेट एवरेज से भी ऊपर चला जाएगा और काफी विकसित हो जाएगा। दूसरा सर जो था सफाई का। अब हम वहाँ हैं, काम भी हमें ही करना है। जो स्कूल हैं, स्कूल में जो टॉयलेट्स हैं हमने उनका मानक पूरा कर लिया।
लिया, 100% है, अब क्या है उसकी मेंटेनेंस। देखा गया है कि जिस भी स्कूल में हम जाए वहाँ पर गंदगी थी, मतलब वो साफ सफाई नहीं थी, ठीक है, एक सफाई कर्मी की वैसे भी कमी है, रीजन है उसके भी, तो उसके लिए क्या किया, एक को कहा ठीक है वो एक दिन हो जाएगा, तो उसके लिए हमने क्या करा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम सर और सीडीओ सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग रखाई गई बाकी सभी ऑफिसर की, कि गांव में जो भी एक तो तैनात है ही सफाई कर्मी, कि वो चाहे पूरे गांव में गंदगी हो जैसे भी हो, स्कूल के जो टॉयलेट हैं उनको रेगुलर बेसिस पर प्रायोरिटी पर साफ करें, और उसके लिए वहां पर एक रजिस्टर रखवाया, उसमें वो साइन करेंगे, और उसके लिए जो वहां का प्रिंसिपल होगा वो उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करेगा, ताकि कल को अगर हम जाएं तो ना तो प्रिंसिपल ये कहे कि वहां सफाई कर्मी नहीं आया, तो क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी। और मैं देख रही हूँ जब से मैंने वो रखवाई है मीटिंग, और प्रधान जी को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, तो काफी इसमें सुधार आया है सर। तीसरा जो है सर, वीएचएनटी सेशन होता है सर, हमारा मेडिकल हेल्थ का एक इंडिकेटर है, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण मिशन, सर एक दिन मनाया जाता है गांव में वीएचएनटी सेशन। तो अब तक क्या था कि सर सिर्फ उसमें इंजेक्शन लगा दिए गर्भवती महिलाओं को, बालकों को, जो भी होता है, और या फिर मेडिसिन दे दी, मतलब जो उसका एक उद्देश्य है, जो भारत सरकार का उद्देश्य उसमें है, उसको फुलफिल नहीं देख रही थी मैं ग्राउंड लेवल। तो उसके लिए भी हमने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही सर, और मैंने उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करा, ना कि मेरे ब्लॉक में, वहां पर मीटिंग रखी, ऑफिसर थे, एमओआईसी, सीएमओ और डीएम सर भी थे सभी। उसमें क्या किया गया कि सबसे ज्यादा जरूरी है जो ग्राम पंचायतों के प्रधान हैं और सचिव हैं, उनका उसमें सपोर्ट होना चाहिए उनको सबको, और इसके अलावा हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम, आशा, इन सबको मिला, मतलब जैसे एक समाधान दिवस होता है सर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहां पर इस तरह का ग्राम पंचायत में एक समाधान दिवस रखेंगे, उसमें वीएचएनटी सेशन होगा, उसका अरेंजमेंट ग्राम प्रधान करवाएंगे, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी व्यवस्था होती है, महीने में एक बार होता है, वो ग्राम प्रधान उसके लिए व्यवस्था करवाएं, और ताकि लोगों को भी बताएं कि भैया ये सेशन यहाँ हो रहा है, गांव में पता ही नहीं लगता, तो ढिंडोरा या जो भी वहां पर होते हैं उनके साधनों से अवगत कराएं, और वो सेशन अवगत कराएं, और उसके लिए मॉनिटरिंग का भी रखा है सर एक सिस्टम, कि ब्लॉक लेवल से कोई ना कोई एक अधिकारी उसकी रेगुलर बेसिस पर मॉनिटरिंग करता रहे। तो ये सर इस तरह के मैंने कार्य किए हैं। आप वहाँ नजीमाबाद में ही ब्लॉक मुख्यालय पे रह रही हैं? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। वैसे आपका मूल गांव कहाँ है? सर मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से, ननौता से हूँ सर। चलिए, गाँव खुड़ाना। बहुत सुंदर सर। अगला उपकारी नाम त्रिपाठी। सादर प्रणाम सर, और सर आप सभी वरिष्ठ जनों को सर मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। आपकी शैक्षिक योग्यता बताते जाइए। सर मैंने सर एमटेक किया हुआ है, और उसके बाद सर कई वर्षों तक मैंने सर प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है। सर आपकी प्रेरणा थी जो मैंने सर इस कार्यक्रम में सर जो है प्रतिभाग किया, और मेरा सर मूल उद्देश्य रहा कि जो आपने हमेशा से मार्गदर्शन। फेड कौन सा है, कौन सा जनपद है विकास? सर मैं इस समय जनपद जौनपुर में हूँ और ब्लॉक रामपुर में तैनात हूँ। सर वहाँ पर जब मैं पहली बार गया तो वहाँ पर ऑफिस में मैं बैठा था, तो वहाँ पर आसानंदपुर गांव से एक सितारा देवी एक महिला आई थी सर, और उनकी सर सबसे बड़ी समस्या थी कि वो आधार अपना लेकर आए, और उनका कुछ पेंशन का काम था, वृद्धा पेंशन का, और जो मोबाइल था उसमें ओटीपी नहीं जा रहा था सर, कुछ समस्या आ रही थी। इस तरीके से मैंने देखा कि इस तरीके से कई वृद्ध लोग होते हैं जो गाँव में, जिनको सर बहुत दूर का सफर करना पड़ता है, मात्र उनके आधार में कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है, या तो ब्लॉक पे जाना पड़ता है, या तो तहसील पे जाना पड़ता है, या पास के कहीं जो बाजार में जाना पड़ता है। मैंने इस समस्या को सर प्रायोरिटी पर लेते हुए सबसे पहले चिन्हित किया कि जो अति दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ जो बहुत दूर हैं, उन ग्राम समाजों को चिन्हित किया मैंने, और सर वहाँ के जो डाक विभाग के सिस्टम मैनेजर है उनको मैंने पत्र लिखा, और सर मैंने आधार का जो मेन सिस्टम होता है पूरा सेटअप वो, और जनरेटर, और उस पूरे सेटअप को सर मैंने मोबिलाइज कराया अति दुर्गम क्षेत्र में, जहाँ पर वनवासी और मुसहर समुदाय के लोग रह रहे थे। और मैं आपको सर प्रसन्नता से बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, इसमें शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा इसमें साथ मिला, और ग्राम पंचायत प्रधानों का बहुत सहयोग मिला मुझे इसमें। और मैंने सर अभी तक वर्तमान अवस्था में लगभग सर 480 लोगों का, सिर्फ एक माह में सर 480 लोगों का सर मैंने आधार एनरोलमेंट और उनका सर इम्प्रूवमेंट करवा दिया है। ये मेरी सर बहुत बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि जब मैंने देखा कि गांव में जो बहुत ही पिछड़े वंचित समुदाय के लोग हैं, जब उनको ये आधार जैसी चीज बहुत बड़ी लग रही थी, आज के समय वो बहुत सी योजनाओं से जुड़ गए हैं, चाहे वो शिक्षा में सर आपका डीबीटी जो स्कीम जा रहा है, और भी जो कई सारी योजनाएं हैं, तो सर बहुत उनके चेहरे पे जो खुशी मिली। और जब वो कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री फेलो और आप लखनऊ से आए हुए हैं, और आपका जब कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आपको भेजा है,
तो उनके चेहरे पे सर जो खुशी आती है, जो आंसू आते हैं, वो सर देख के सर बहुत गौरव महसूस होता है सर। ब्लॉक मुख्यालय पे ही रह रहे हैं आप? यस सर, यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं है सर। ठीक है, मेहनत करिए। बहुत सुंदर। सादर प्रणाम सर। सर मैं जनपद अयोध्या से हूँ सर, मूल रूप से रहने वाला सर। सादर प्रणाम। अगला मुअज्जम अहमद खान। अपनी योग्यता बताते हुए अपनी बात रखिएगा। सबसे पहले सर सादर आपको प्रणाम सर, और सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर मुअज्जम है। मैंने पीएचडी की हुई है और मैं इस टाइम साथा ब्लॉक सप्तकबीर नगर में अपॉइंटेड हूँ एज सीएम फेलो। सर मेरा जो कार्य रहा है वो ये कि जो न्यूट्रिशन और हेल्थ हमारा एक थीम है, उस थीम के जो इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर्स के तहत मैंने अपने लगभग 15 ग्राम पंचायत में मैंने भ्रमण किया। तो मैंने पाया कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर हैं वो आंगनवाड़ी केंद्रों पर नहीं आ रही। तो मैं व्यक्तिगत उनके घरों पे जाकर उनसे बात की और मैंने उनको बताया कि आपका जो ब्लॉक है, आपका जो ग्राम पंचायत है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी की काफ़ी जोर है कि इन एरियाज़ को, इन क्षेत्र को जो देश की एक प्रगति की रफ्तार, उस रफ्तार में साथ में लाया जाए। इसके लिए मैंने उनसे बात किया, संवाद किया और मेरी बातों का उन पे असर हुआ। और उनके असर का ये असर रहा कि जब मैंने बाकी ग्राम पंचायत में भ्रमण किया तो उनके ज़रिए से ये बात और आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी के हेल्पर में फैल गई कि मुख्यमंत्री जी के ज़रिए भेजे हुए एक ऑफिसर आए हैं जो सभी विभाग का जांच कर रहे हैं। तो मैंने हर ग्राम पंचायत के जितने मैंने अब तक किए हैं 15 में, उनमें आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को प्रॉपर साड़ी में और टाइम से वहाँ पे पाया। ये मेरी अपनी उपलब्धि रही। थैंक यू सर। धन्यवाद। वहीं आप मुख्यालय पे रह रहे हैं? वहीं पे? जी सर, मैं ब्लॉक पे ही रह रहा हूँ सर। वहीं पे रह रहे हैं। बाकी अन्य लोगों का भी सहयोग मिल रहा है? यस सर, मिल रहा है सर। धन्यवाद। गौरव मिश्रा। जी थैंक यू सर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। सर मैं गौरव मिश्रा, मेरा शैक्षिक योग्यता एमटेक है। मैं अभी बभनजोत ब्लॉक में गोंडा में पोस्टेड हूँ। क्या किया है आपने गोंडा में अपने सर जैसे विद्यालयों में साफ सफाई अब अच्छी होने लगी है, खुद मैं ट्रैकिंग करता हूँ वहाँ पे ग्राम पंचायतों में जाके, और बच्चों से निपुण एवं कायाकल्प के बारे में भी बात करता हूँ। जैसे लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की बात हो गई तो उनसे मैं खुद पर्सनली सवाल सॉल्व करवाता हूँ। बाकी राशन वितरण में जहाँ पे कमियाँ थी उनको भी दूर करवाई हैं मैंने। लेकिन सर एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आई इंडिकेटर्स में, वो है बभनजोत का सेक्स रेशियो, वो बहुत कम जा रहा था। सर राष्ट्रीय मिशन हेल्थ मिशन से एक पत्र जारी हुआ था 5 तारीख को, जिसमें सेक्स रेशियो के ऊपर बात करी गई थी। उसमें बभनजोत का भी नाम था। उसमें बभनजोत का सेक्स रेशियो 841 था। तो सर मैंने MOIC सर से बात करी वहाँ पे और उनके साथ बैठा, तो NHMS और APS के डेटा में थोड़ी भिन्नताएं थी। तो उनके साथ बैठ के वो डेटा जो मैंने मैच कराया तो वो 874 पहुँचा। लेकिन सर फिर भी हम स्टेट एवरेज से काफ़ी नीचे थे, 934। तो सर साफ तौर से ये पता लग रहा था कि वहाँ पे लिंग जांच हो रही है और भ्रूण हत्या हो रही है। तो इसके लिए मैंने MOIC सर से बात करी कि हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं। तो जो पैथोलॉजीज़ हैं जहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो रहा है उसको हम चिन्हित कर रहे हैं, और एक तरीके से यहाँ पे गाँव मुख्यालय पे रह जी करके सर, ब्लॉक वहीं से का आप लोग अपना वो करेंगे? जी सर। ठीक है। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर सुधा सिंह है। मैं PhD हूँ सर मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। मेरा होम टाउन है सर चित्रकूट और मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट के बिसिंडा ब्लॉक में कार्यरत हूँ अभी। सर मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया है, पर मैं मेन फोकस कर रही हूँ अपने ICDS डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे ब्लॉक में पुष्टाहार का नियमित वितरण में प्रॉब्लम हो रहा था सर, उसमें हमारी जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, तो अभी सर ये नया कन्वर्जन हुआ है दोनों के बीच में, तो काम करने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने विलेज लेवल में आंगनवाड़ी को, अपनी 5 आंगनवाड़ी और हमारी स्वयं सहायता की महिला दोनों को बैठ के मीटिंग किया और उनको समझाया कि हम लोगों को साथ में मिलके काम करेंगे तो हम अपने ICDS के 6 इंडिकेटर हैं हमारे सर, तो पुष्टाहार वितरण भी हम साथ के साथ तो काम कर लेंगे और उसके साथ हमारे जो
मैम बच्चे हैं और मैम बच्चे हैं उनको भी हम पुष्टाहार समय पे दे पाएंगे। और मैंने सर 2 बच्चों को जो सैम पीड़ित थे उनको पीएससी में एडमिट भी करवाया, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं सर वो लोग एडमिट नहीं करा रहे थे। तो उनको मैंने कन्विंस किया और बोला कि नहीं, आप हमारे पीएससी में आइए, और ये अगर पोस्टाहार मिल रहा है इसको उन्हीं बच्चों को मिलना चाहिए, और अगर उसके बाद भी वो नहीं सही हो रहे हैं तो हमें पीएससी चलना चाहिए। और उससे ठीक हो के सर 24 तारीख को ही वो लोग डिस्चार्ज होके घर गए हुए हैं। और सर अभी आपने पूछा था कि योजनाओं के बारे में आप बताते हैं, तो यस सर, हमने कौशल विकास, हमारे बिसंडा ब्लॉक में शोभा फाउंडेशन काम कर रही है कौशल विकास पे, तो वहाँ पे सर हमने एक फिनेंशियल लिटरेसी कैंप एलडीएम सर के साथ कराया है, जो हमारे बच्चे कौशल विकास के काम कर रहे हैं। उनको हमने बताया है कि इस प्रशिक्षण के बाद हम मुद्रा लोन कैसे ले सकते हैं और कैसे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो वो फरवरी में एंड हो रहा है सेशन, तो हम अभी से प्लान कर रहे हैं कि हम उन्हीं बच्चों को मुद्रा लोन दिला दें, ताकि हमारे 2 इंडिकेटर सर एक साथ अचीव हो जाएं। ये काम हमने किया। थैंक यू सर। वही मुख्यालय पे ही रहते हैं आप लोग? हाँ जी सर। ठीक है, थैंक यू। एक तो और ले लें सर, आशीष कुमार। आशीष कुमार। जी सादा प्रणाम सर। सर मेरा नाम आशीष कुमार जाटव है, मैं कबराई ब्लॉक जनपद महोबा से हूँ। सर मैंने खाद्य प्रसंस्करण से जो है पीएचडी की हुई है। सर मेरा मुख्य जो है पॉइंट है आयुष्मान कार्ड से संबंधित है। मैंने जब जनपद में ज्वाइन किया 2 नवंबर को, तो मैंने देखा कि वहाँ पर आयुष्मान कार्ड से संबंधित कार्य हो रहे हैं सर, मीटिंग भी हो रही है, लेकिन प्रगति नहीं हो पा रही है। तो अधिकारियों से जब बैठक वीकली और साप्ताहिक बैठक और मंथली जब बैठक होती है तो उसमें हमें भी शामिल किया गया और हमसे पूछा गया कि आप शोधार्थी तैनात किए गए हैं, तो आप क्या इसमें जो है विचार विमर्श करेंगे, कोई बताइए एक सराहनीय कुछ इसमें हो सके। तो सर मैंने कहा कि सबसे मुख्य समस्या इसमें कोऑर्डिनेशन की है। तो सर मैंने अभी तक जो है 10 जो है ग्राम पंचायत विजिट भी की है, उसमें पाया भी है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले प्रशिक्षण में जो कमी है उसको दूर कराई जाए। तो सर हम 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया और उससे फायदा ये हुआ कि जितने भी ग्राम पंचायत और आशा बहु हैं सबको एक दूसरे का नंबर प्रोवाइड किया गया, कोऑर्डिनेशन को बहुत सरल बनाया गया सर। और जैसे ही धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ा और रेगुलर 2 दिन के अंतराल में प्रतिदिन शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेरे द्वारा स्वयं की गई सर, और रेगुलर प्रतिदिन की जो है प्रगति है वो भी जो है मॉनिटरिंग की गई। और इसका ये कार्य सर ये हुआ, मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि जो प्रगति 39-40% चल रही थी विगत पिछले माह में, और वो डायरेक्ट पहुंच के 40% बढ़ के 81% सर पहुंच गई है। और सर इसके अलावा हमारे यहाँ 94 ग्राम पंचायत हैं और वहाँ पे गौवंश काउ शेल्टर की जो टारगेट था सर वो 82 था। धीरे धीरे हमने जो है 1 मंथ में वो टारगेट भी पूरा हो गया और साथ में जो है सीडीओ सर और बीडीओ सर का पूरा सहयोग मिला, जनपद और ब्लॉक के सभी अधिकारियों का तो पूरा सहयोग मिला सर। उसमें भी हमें बताते हुए पूरा विश्वास हो रहा है और खुशी हो रही है कि सर वो भी टारगेट हमने पूरा कर लिया है और आगे भी जो है उसको और ज्यादा बढ़ाने की कार्य चल रहा है सर। कबराई में ही रहते हैं आप? जी सर, जी सर। वहीं से भ्रमण करते हैं? जी सर, जी सर। ठीक है। सत्य प्रकाश। प्रणाम सर, और सभी मंच को मेरा प्रणाम। सर मैं गोरखपुर जनपद से बिलोंग करता हूँ, पिपराइच विकासखंड से, और सर मैं अभी पनिगरा महाराजगंज में तैनात हूँ। और सर मैंने ग्रामीण विकास में मास्टर किया है और इसके अलावा सर मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री रही है। और सर जब हम वहाँ पर गए काम करने, तो सबसे पहले हमने अधिकारियों के साथ में जो हमारे ब्लॉक लेवल कर्मचारी थे उनके साथ में बैठक की और उन पूरे मामलों को समझा। तो सर हमें लगा कि जब हम इंडिकेटर का देख रहे थे तो उसमें हमारा हेल्थ इंडिकेटर सबसे कम था, जो डिस्ट्रिक्ट रैंक थी हमारी। तो सर सबसे पहले हमने जो वहाँ के एएनसी रजिस्ट्रेशन होते हैं उस पर फोकस किया, एएनएम के साथ में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। तो उसमें पता चला कि वहाँ पर जो सब सेंटर सब बने हुए हैं वो पुराने हैं, नॉन फंक्शनल हैं, उसमें काफ़ी बिल्डिंग जर्जर भी हुई थी। तो माननीय सीडीओ महोदय के संज्ञान में लाकर हम लोगों ने उसका एक सर्वे सर कराया एसडीएम सर की अध्यक्षता में। तो उसमें सर पता चला कि 11 ऐसे सेंटर हैं जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, वो अभी हैंडओवर नहीं हो पाए हैं और उसका कार्य प्रगति पर है। 3 सेंटर सर काफ़ी अच्छे बने हुए हैं जिसको राज्य सरकार द्वारा भी पुरस्कार मिला हुआ है। और अभी 3 सेंटर का सर हम लोगों ने एक नया टारगेट लिया है कि उन सेंटरों को भी स्टेट जो मॉडल सेंटर हैं उसकी तरह से सर उसको विकसित किया जा रहा है।
और सर इसी तरह से 3 आंगनबाड़ी केंद्रों को भी सीडीओ सर ने उसको मॉडल आंगनबाड़ी बनाने के लिए एक अभियान सर शुरू किया है। तो इस तरह से सर हम मंथली फेज वाइज इसका रिव्यू कर रहे हैं और उसमें सर काफ़ी अच्छा प्रगति हुआ है, जिसमें एएनसी रजिस्ट्रेशन और जो हमारा सर टीकाकरण है उसमें भी काफ़ी प्रगति देखने को मिली है सर। ठीक है, दूसरा ये है आप रात्रि को वहीं रुकते हैं? जी सर। या अपने गांव से अप डाउन करते हैं? नहीं सर, अभी तो हम वहीं रुकते हैं सर। वहीं रुकते हैं। कौन सा आवास मिला आपको, एडीओ का, बीडीओ का, क्या कौन सा? नहीं सर, वो दूसरे कोई उसमें सेक्रेटरी रहते थे तो उस तरह का आवास मिला। सर एक और आपकी अनुमति हो। थैंक यू सर। पीयूष मणि मौर्य। प्रणाम सर। मेरा पीएचडी है केमिस्ट्री में और मैं राजगढ़ ब्लॉक मिर्जापुर में हूँ, रहने वाला जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। मैंने वहाँ पे सर कि जो हॉस्पिटल से रिलेटेड सीएससी पर मैंने सबसे पहले देखा कि मोटिवेशन की कमी है। मोटिवेशन में जैसे कि जो एएनएम वगैरह हैं जो जाके टीकाकरण वीएचएनडी वगैरह करती हैं सर, तब सीएससी सर वहाँ एमओआईसी सर की अध्यक्षता में हमने वहाँ कंटिन्यू स्टार्ट किया। एएनएम, आशा, अदर डिपार्टमेंट जो आईसीडीएस है, आंगनवाड़ी से कोरिलेट करके एक मीटिंग वीकली वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज किया और अभी वो चल रहा है। उसमें क्या है कि पहले मैं एएनएम से पूछा तो एएनएम कहती थी सर हम लोग जाते थे लेकिन वहाँ पे एमओआईसी सर जो अधीक्षक सर हैं आते नहीं थे तो मीटिंग अच्छे से नहीं हो पाती थी। अभी सर रेगुलर करा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि पहले मैं गया वीएचएनडी सेशन पे जहाँ पे टीकाकरण होता है, वहाँ पे देखा कि प्राइमरी विद्यालय में गर्भवती महिला को नीचे लेटा के जाँच करते रहे थे। तो वहाँ पे तुरंत मैंने वहाँ जो प्राइमरी विद्यालय था वहाँ पे हेडमास्टर से बात की, वो चेयर वहाँ पे उपलब्ध कराए। उसके बाद प्रधान जी से बात किया तो वो जांच करने के लिए एक वहाँ पे अब अच्छे से बेंच बना दिए हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो वीकली मीटिंग हो रही है एमओआईसी सर के यहाँ सीएससी पर, उसमें उनको मोटिवेट किया जा रहा है। पहले वो रेगुलर जो है वहाँ पे मेडिसिन भी उतनी क्वांटिटी में नहीं ले जाती थी क्योंकि उनको कहती थी जितना ड्यू लिस्ट है उतना बच्चे और गर्भवती आती नहीं थी कराने के लिए। तो उसके लिए हमने जो वहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती थी, इवन प्रधान बीडीसी वगैरह से भी बात करके कि ये समाज कार्य है, थोड़ा सा आप लोग उनको मोटिवेट कीजिए कि वो वहाँ तक जाए। तो वो जाती हैं, जितना ड्यू लिस्ट रहता है, जिस दिन टीकाकरण रहता है वो बुला करके लाती हैं और पर्याप्त मात्रा में अब एएनएम अपने साथ जो है मेडिसिन वगैरह लेकर के वीएचएनडी सेशन पे उसमें जाती हैं सर। थैंक यू सर। राजगढ़ में ही रहते? जी जी सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। सर अब थोड़ा समय हो चुका है सर, जैसे ही आपकी अनुमति हो सर सभी लोग सर, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हम सभी का, आपका, खासतौर पर मुख्यमंत्री शोधार्थी जो हैं आगे किस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन के लिए मैं अनुरोध करूंगा। प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में रिसर्च फेलो के रूप में तैनात हमारे सभी शोधार्थियों के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री परमेश्वरन अय्यर जी आए हैं। उनके साथ में नीति आयोग के सीनियर कंसल्टेंट श्री राकेश रंजन जी, सीनियर एडवाइजर श्री संजीत सिंह जी उपस्थित हैं। मैं प्रदेश शासन की ओर से इन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और सभी यहाँ पर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के शोधार्थीगण, मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आकांक्षात्मक जनपदों की तर्ज पर आकांक्षात्मक विकास खंडों का चयन
उत्तर प्रदेश में नियोजन विभाग के द्वारा करने के उपरांत प्रत्येक विकास खंड में एक एक रिसर्च फेलो की तैनाती के इस कार्यक्रम में 21 अक्टूबर को मैंने उन सभी के साथ संवाद बनाया था। उन्हें नियुक्ति पत्र और टैबलेट भी उपलब्ध करवाए थे और ये कार्यक्रम उनकी चयन और ट्रेनिंग के बाद यहां पर आयोजित किया गया था और उसके प्रांत इन लोगों ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। 1.5 महीना 2 महीने की अवधि बहुत बड़ी भी नहीं होती है और बहुत छोटी भी नहीं होती, लेकिन किसी भी कार्य की शुरुआत में वहां की भौगोलिक, वहां की सामाजिक, वहां की सांस्कृतिक और तमाम अन्य जो स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, वह एक चुनौती के रूप में सामने होती हैं। उन सबको सामना करते हुए आपने वहां पर कार्य प्रारंभ किया है और अपने अनुभव से यहां पर अभी मुझे भी नीति आयोग के सीईओ और नीति आयोग से जुड़े हुए हमारे अन्य अधिकारियों के साथ ही हमारे प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों को अवगत कराया है। मैं इसके लिए आप सभी रिसर्च फेलो का हृदय से स्वागत करता हूं कि आपने एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है। हमारी जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि हम लोग एक तो डाटा कलेक्शन नहीं करते और फिर उसको अपलोड भी नहीं कर पाते, जिसके कारण उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को बहुत बार उसके बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पर उसने कार्य तो किया है लेकिन डाटा अपलोड न करने के कारण हम लोग उसमें पीछे रहते हैं और एक हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इसीलिए हम लोगों ने रिसर्च फेलो के रूप में आपको तैनात किया है। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ वहां पर डाटा कलेक्शन करना, हर दिन की गतिविधियों को अपलोड करना और फिर अभी हम लोग हर तीसरे महीने इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। हर महीने नियोजन विभाग कर रहा है, हर तीसरे महीने मैं इसमें संवाद बनाने की कार्रवाई के साथ अपने को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम इन सभी के साथ जुड़ करके संवाद बनाएंगे और इंडिकेटर्स को हम ध्यान में रख करके कार्य करेंगे कि वास्तव में किन विकास खंडों ने आकांक्षात्मक विकास खंडों के क्रम में अच्छा कार्य किया है और किस सेक्टर में उनकी प्रगति अच्छी है। हमें वे सभी पैरामीटर लेने होंगे जो आपको ट्रेनिंग के दौरान यहां बताए गए हैं, जिन पर कार्य करते हुए हम उसे जो स्टेट एवरेज है उस स्टेट एवरेज के क्रम में आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें। और उत्तर प्रदेश राज्य में सभी संभावनाएं मौजूद हैं, इसको हम बहुत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है, संवाद बनाने की आवश्यकता है। हमें वहां पर जब हम लोग जाते हैं फील्ड में कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना होगा। एक, हमें अपने आप को बहुत सामान्य रूप से कोऑर्डिनेशन के रूप में ऐसे प्रस्तुत करना है कि किसी का ईगो वहां पर आड़े ना आने पाए, क्योंकि बहुत बार होता है बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को बुरा मान रहे होंगे, तो वहां पर भले ही ये चीजें उस समय आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद कुछ अन्य बाधाएं खड़ी हों। आपको वहां पर उनके साथ बेहतर संवाद बना करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और हर एक समस्या का समाधान का रास्ता अपने आप निकलता हुआ दिखाई देगा। हमने जो डैशबोर्ड बनाया है, हमारे सामने जो परिणाम आए हैं, मैं उसमें प्रदेश के जो 100 जो हमारे विकास खंड हैं उनमें से कुछ पर अच्छा कार्य हुआ है। जैसे जो प्रगति हुई है अप्रैल 2022 से लेकर के और नवंबर 2022 के बीच में, इन 8 महीनों के दौरान जो चीजें देखने को मिली हैं
इसमें खास तौर पर जो हम लोगों ने देखा है कि 75 जो हम लोगों ने इन क्षेत्रों में जो कार्य किया था, जो 100 हमारे विकास खंड हैं, इनमें जो अब तक मेरे सामने वो सामने आए हैं, उसमें खास तौर पर मैंने जो अब तक यहां अनुभव किया है और जो मेरे सामने अब तक जो बातें सामने आई हैं कि अप्रैल 22 से लेकर के नवंबर के बीच में जो सकारात्मक परिवर्तन उन विकास खंडों में देखने को मिले हैं, खासतौर पर आयुष्मान भारत का कार्ड। आप देखते होंगे यद्यपि हमारी सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री में उपचार की व्यवस्था है, रजिस्ट्रेशन भी फ्री में होता है, लेकिन बहुत बार होता है सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है, वह व्यक्ति उपचार होने से वंचित रह जाता है, भटकता है। हमने प्रहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक आरोग्य मेला हर सप्ताह रविवार के दिन हमारा लगता है, उसमें भी व्यवस्था दी है कि गोल्डन कार्ड केंद्र और प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई स्वास्थ्य से संबंधित, पोषण से संबंधित इन सभी योजनाओं का न केवल वहां पे प्रचार प्रसार हो, बल्कि जो कार्रवाई होनी है वहां पर करें भी। किसी का कार्ड बनना है, किसी को वहां पर मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण से आच्छादित करना है, अन्य तमाम जो गतिविधियां होती हैं, ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में भी जागरूकता के साथ साथ वहां पर उन्हें इससे अवगत कराना, उन्हें किट उपलब्ध करवाना, इन सभी कार्यक्रमों को उसके साथ जोड़ करके किया जाता। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आरोग्य मेले लगते भी हैं, लेकिन उस सब के बावजूद विगत 8 महीने के अंदर जो 100 विकास खंड हैं जिनमें आयुष्मान भारत के जो कार्ड थे राज्य औसत से सभी पीछे थे, और नवंबर 2022 की जो रैंकिंग आई है उसमें अब मात्र 23 विकास खंड ऐसे हैं, 100 में से घट करके मात्र 23 विकास खंड ऐसे हैं जो आयुष्मान भारत स्टेट एवरेज से, जहां पर आज वे कम हैं, शेष स्टेट एवरेज के बराबर आ गए हैं। और मुझे लगता है कि अगर इसमें आप भी थोड़ा ध्यान देंगे अपने विकास खंड के अंदर, इसके पूरा डाटा सीएमओ के यहाँ होंगे, बीडीओ के यहाँ होंगे, उनसे लेकर के थोड़ा आप भी प्रयास करेंगे तो आने वाले 3-4 यानी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम लोग आयुष्मान भारत में स्टेट एवरेज के बराबर उन सभी विकास खंडों को ला सकते हैं जो विकास खंड अभी इससे पीछे छूटे हुए हैं। ऐसे ही प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा, पहले 28 विकास खंड हमारे ऐसे थे जो राज्य औसत से पीछे चल रहे थे, लेकिन विगत 8 महीने के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज मात्र 2 विकास खंड ऐसे हैं जहां पर जो स्टेट एवरेज से पीछे हैं, शेष स्टेट एवरेज के बराबर वे सभी आ चुके हैं। ऐसे ही गौ आश्रय स्थल में पहले हमारे 9 विकास खंड ऐसे थे जो स्टेट एवरेज से पीछे चल रहे थे। गौ संरक्षण के कार्यक्रम को लेकर के, उनके आश्रय स्थल को लेकर के, या जो तमाम 3 प्रकार की जो योजनाएं हमारी इस संबंध में चलती है, उन सब का लाभ लोग भी नहीं ले पा रहे थे, किसान भी नहीं ले पा रहा था, कुपोषित परिवार भी नहीं ले पा रहा था, और निराश्रित गोवंश किसानों की फसलों को नुकसान कराने का कार्य करते थे। 9 विकास खंडों में बराबर बहुत शिकायतें आती थी। आज मात्र 1 विकास खंड से इस प्रकार की शिकायतें हैं, और बाकी अन्य विकास खंडों में जो प्रयास हुए हैं वहां पे सहभागिता योजना के अंतर्गत वहां पे निराश्रित गौ आश्रय स्थलों पर ले जाने की कार्रवाई, या निराश्रित गौ आश्रय स्थल से एक ब्याई हुई गाय कुपोषित परिवारों को उपलब्ध करवाने और उन्हें प्रतिमाह 900 रुपये हम लोग यहां से पशुपालन विभाग की ओर से उसका सत्यापन कराने के उपरांत उन्हें उपलब्ध कराते हैं। इसमें अब मात्र 1 विकास खंड है, हमारे स्तर पर प्रयास करके उस विकास खंड में को भी हम
स्टेट एवरेज के बराबर ला सकते हैं। ऐसी बैंकिंग सखी के ग्राम पंचायतों में, एक एक ग्राम पंचायत में बैंकिंग सखी की तैनाती है। ग्राम सचिवालय उस ग्राम पंचायत के स्वावलंबन का आधार बन सकता है और हमारे अधिकतर ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण हो चुका है। ग्राम सचिवालय बहुत अच्छे बने हुए हैं, कभी आप जाके देखे होंगे, लगभग 4-5 कमरे उसमें बने हुए हैं। उस ग्राम सचिवालय में ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई रूटीन की गतिविधियों के साथ ही बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी को बैठने की व्यवस्था भी है, रोजगार सेवक को भी बैठने की, कंप्यूटर सहायक को भी बैठने की वहां पे व्यवस्था है। और साथ साथ हम लोग मिशन शक्ति के अंतर्गत बीट पुलिस अधिकारी को भी वहां पर बैठने की व्यवस्था, और सप्ताह में कम से कम एक बार उसका विजिट उस ग्राम पंचायत में होगी। सुरक्षा से साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं के साथ लोगों को अवगत कराने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोग उस ग्राम सचिवालय का केंद्र बनाना चाहते हैं। बहुत सारी ग्राम पंचायतों ने अपने यहाँ आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की कार्रवाई को भी ऑनलाइन वहां पे बनाना शुरू किया है। उससे उनकी अतिरिक्त आय भी हुई है, लेकिन लोगों को सुविधा हुई है। ऐसे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ने गांव के सभी प्रकार के लेन देन के कार्य को बैंक तक जाने की बजाय ग्राम सचिवालय में ही ये सुविधा गांव के लोगों को, बुजुर्गों को, निराश्रित लोगों को उपलब्ध होने लग गई है। हम लोग अगर जाके देखेंगे तो इन सभी सुविधाओं से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं। तो इसमें मार्च 2022 में जहां हमारे पास 99 विकास खंड स्टेट एवरेज से पीछे थे, यानी ये सभी विकास खंड ऐसे एस्पिरेशनल नहीं थे, 99 ऐसे विकास खंड थे जो पीसी सखी की तैनाती, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के पीछे थे। लेकिन जब इस पर कार्य प्रारंभ हुआ, आज मात्र 13 विकास खंड ऐसे हैं जो वीसी सखी के द्वारा वहां पर जो कार्य पद्धति उनकी वहां पर चली है, वह आज मात्र 13 विकास खंड हैं जो स्टेट एवरेज से भी पीछे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसमें आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में कितने ऐसे बच्चे हैं, गांव में गए, गांव में पूछने कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट क्या है यहाँ पे गांव में, हम उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, खासतौर पर बालिकाएं ऐसी होती हैं, जबकि हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तो आप देखते होंगे कि सारी सुविधाएं हम फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। बैग भी दे रहे हैं, बुक्स भी दे रहे हैं, यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, स्वेटर भी दे रहे हैं, सॉक्स भी दे रहे हैं, शूज भी उपलब्ध करा रहे हैं। मिड डे मील भी मिलता है। विद्यालयों के ही परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित हो रहा है। एएनएम, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर ने कोविड महामारी के दौरान कितना अच्छा कार्य किया था, घर घर स्क्रीनिंग में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। उस ताकत को विपत्ति के समय हम लोगों ने समझा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन करने का कार्य जब भी हम अपने स्तर पर वहां पर करेंगे तो उन सभी बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, स्कूल जाने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में, निपुण भारत योजना के माध्यम से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हम एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। हम उनको देखें, उन लोगों से बातचीत करें, जो उससे संबंधित लोग हैं उनके साथ बहुत पोलाइटली एक संवाद बना करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, फिर से अपलोड करना, और जो सही हो वही अपलोड भी करना चाहिए। अगर हम गलत डाटा अपलोड करते हैं तो ये व्यवस्था के साथ एक धोखा है। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ में, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो जिन लोगों को टीकाकरण की कार्रवाई होनी है, क्या हो रहा है, मातृवंदना योजना की हमारी प्रोग्रेस क्या है, संस्थागत प्रसव की स्थिति क्या है, कुंवारी कन्याओं में एनीमिया की स्थिति क्या है। बहुत सारी चीजों को हम मातृ मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास पोषण मिशन के साथ उन्हें जोड़ देना। योजनाएं हैं लेकिन योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव है, और उसी में आपको सहयोग करना है, और जो लोग उसके लिए तैनात हैं उनको उसके साथ जोड़ देना है। कौशल विकास के लिए भी आप अपने उस विकास खंड में अच्छा काम कर सकते हैं। कौशल विकास से संबंधित केंद्रों को आज के समय में, जैसे हम लोग जल जीवन मिशन के अंतर्गत, आप लोग भी उनको बता सकते हैं,
भाई उस विकास खंड की आवश्यकता क्या, उस प्रकार के ट्रेड को क्यों नहीं चला रहे हैं। खासतौर पर जल जीवन मिशन में हर घर नल देना है। अब नल हर घर में लग गए, लेकिन अगर नल कहीं टूट गया, कहीं लीक हो गया, तो जिले से तो कोई व्यक्ति नहीं आएगा, उस गांव में कोई प्लम्बर भी तो होगा, नहीं है। क्या हमने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्लम्बरिंग को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके उसकी ट्रेनिंग के कोई कार्यक्रम, उस प्रकार के ट्रेड वहां प्रारंभ करवाए। आज किसान की आवश्यकता आज है क्या, बहुत सारी जगह आप देखते होंगे कि हम लोग खेती में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, और बहुत सारी जगह मैं देख रहा हूं कि किसान इस बारे में बहुत जागरूक भी हो रहा है। छोटे छोटे कार्यक्रमों से ड्रोन ट्रेनिंग के भी कार्यक्रम लोग अपने हाथ से संचालित कर सकते हैं। मैं बहुत सारी जगह गया हूं, मैंने देखा बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं जो ड्रोन का उपयोग करके अपने खेतों में पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे थे। और जिस कार्य को एक व्यक्ति पूरा दिन भर जितने एरिया को लगता है, उतने एरिया को ड्रोन के द्वारा मात्र कुछ ही मिनटों के अंदर छिड़काव करके उस कार्रवाई को पूरा भी कर दिया जाता है। सवाल यह है उस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कार्रवाई स्किल डेवलपमेंट सेंटर में हम इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ सकते हैं। कृषि से संबंधित कार्यों के लिए विकास खंड या उस जनपद में कोई कृषि विज्ञान केंद्र होगा, वहां के वैज्ञानिकों को आप वहां के किसानों के साथ जोड़ के गोष्ठी के माध्यम से आधुनिक कृषि के तकनीक के साथ ही अच्छे बीजों का चयन करना और समय पे खेती की बुआई करना, इसका भी पैदावार पे असर पड़ता है। और इसमें सबसे अच्छा जो कार्य इस समय आया है, लागत को कम करना है, अच्छा उत्पादन करना है। तो हम लोगों ने इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेचुरल फार्मिंग मिशन को भी इस समय लिया है, और उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय गंगा के तटवर्ती 27 जनपद और बुंदेलखंड के सभी जनपदों को हमने इसमें लिया है। अन्य जनपद भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। ये तो लागत को कम कर रहा है। उत्पादन, लागत कम होगी, उत्पादन अगर उतना ही भी रहता है तो भी तो किसान को प्रति एकड़ 12 से 15 हजार रुपए की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। अतिरिक्त आमदनी है ये, हमें उससे अवगत कराना पड़ेगा। इसकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम चले हैं। लगभग 1,62,000 से अधिक किसान अब तक इससे प्रशिक्षित हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चले हैं। अगर हम इसके बारे में बताएंगे, बागवानी के बारे में बताएंगे, सब्जी उत्पादन और स्वफसली के बारे में बताएंगे, उन कृषि वैज्ञानिकों की गोष्ठी उनके साथ करवा करके, प्रशासन और कृषि विभाग के साथ करवा करके, क्योंकि बहुत सारे विभाग तो ऐसे होते हैं जो अपने आप को समाज और व्यवस्था से निरपेक्ष मान करके केवल अपने तक सीमित रहते हैं। उन्हें समाज के सापेक्ष बनाना है, समाज से निरपेक्ष नहीं करना है, और उस व्यवस्था के साथ आप जोड़ सकते हैं। जिन लोगों ने स्किल डेवलपमेंट में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, बैंकों के साथ बैठक करके कि भाई इनका सीडी रेशो क्या है, पैसा कितना जमा हो रहा है, यहां लोन कितने लोगों को मिल रहा है, यहां के उद्यमी, यहां के व्यापारी, यहां का कोई बेरोजगार नौजवान अपना कोई कारोबार करने के लिए बैंक से लोन लेना चाहता है, औपचारिकताओं को पूर्ण करवाइए, कैंप लगवाइए विकास खंड में। हर विकास खंड में एक एक कैंप लगे। राज्य शासन से भी हम यहां व्यवस्था करने जा रहे हैं, रोजगार का सृजन हो, और आप देखेंगे अपने आप ही वो सीडी रेशो वहां का अपना बदलता हुआ दिखाई देगा। एक प्रयास प्रारंभ हो, सामूहिक प्रयास, लेकिन जो भी डाटा हो वो सही अपलोड किए जाए। और फिर इसी आधार पर मैंने कहा है कि जो आपकी कार्य पद्धति के बाद 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद जब आपके कार्यों का मूल्यांकन पूरी तरह होगा, मैंने तो आपसे पहले दिन से कहा था कि आप लोग इस पे कार्य करिए। इसके बाद आपकी रैंकिंग हम उसी आधार पर तय भी करेंगे। एक इस विकास खंड की रैंकिंग नहीं तय होनी है, आपकी भी रैंकिंग तय होनी है। और उसमें फिर सरकारी सेवा में जो आना चाहेगा उसमें एज में रिलैक्सेशन, और उसको हम वेटेज भी देंगे कि इन्होंने फील्ड में रह करके इतने दिन रह करके काम किया है। और परिणाम तभी आएंगे जब आप अपने विकास खंड मुख्यालय को केंद्र बना करके, भले ही वह आपके जनपद के बगल का हो, आप वहां से बाइक से आ जा सकते हैं, लेकिन वो प्रभाव नहीं होगा जो वहां रहने से होगा, जो कैंप करने से होगा। और कहीं आपको जाना भी है, जैसे आपको लखनऊ बुलाया गया, यद्यपि मैं
इस बात का बहुत पक्षधर नहीं हूं कि फील्ड में तैनात लोगों को हम रोज रोज लखनऊ बुलाएं या जिले में आप रोज रोज जाएं, कोई आवश्यकता नहीं। आप सीधे उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या टेलीफोनिक उससे आप बातचीत करके उनको अवगत कराइए। और जब भी कहीं जाना हो, ब्लॉक से बाहर जा रहे हैं, वीडियो से आप बात कर लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने सभी विकास खंडों में व्यवस्था की है कि वीडियो और अन्य सभी प्रकार की जो भी पैरामीटर बनाए गए उससे संबंधित सभी प्रकार के कर्मचारी और अधिकारियों की तैनाती हो जाए। और ये विभागों ने अपने स्तर पर कार्य भी प्रारंभ किया। फिर भी आपको कहीं लगता है, आपको जिलाधिकारी को और संबंधित विभाग के अधिकारी को अवगत कराना चाहिए और नियोजन विभाग को भी अवगत कराना चाहिए कि इस विभाग में ये समस्या आ रही, इसको कार्य को गति देने में इस प्रकार की कठिनाई है। आप प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 वर्ष के अंदर आप उस विकास खंड को सामान्य विकास खंड की तर्ज पर आगे, और मेरा तो मानना है कि स्टेट एवरेज से भी आपका विकास खंड अच्छा आना चाहिए, क्योंकि अन्य जनपदों में आपकी तरह कोऑर्डिनेशन करने वाला, अन्य विकास खंडों में कोऑर्डिनेशन वाला करने वाला नहीं है अभी, लेकिन आपसे प्रेरणा लेकर के वे लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। और जितना पोटेंशियल यूपी में है, उस पोटेंशियल को थोड़ा भी हम पुशअप कर दें तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत कम समय अभी आपको मिला है। यद्यपि हमने अप्रैल में ही ये कार्य प्रारंभ कर दिया था, लेकिन रिसर्च फेलो की तैनाती अभी कुछ दिन पूर्व हुई है। 21 अक्टूबर को ही हम लोगों ने नियुक्त पत्र और टैबलेट उन्हें उपलब्ध करवाए हैं और ये कार्य आपने वहां प्रारंभ किया, विजिट करना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके अगर आप वहां पर एक सिस्टम के साथ जुड़ करके कार्य कर लेंगे और बेहतर कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। आज आप यहां पर आए हैं और आपके साथ संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में यहां पर स्वयं नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री परमेश्वरन अय्यर जी और उनकी टीम भी यहां पर आई है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बहुत सकारात्मक ढंग से लेकर के और उसके लिए उन्होंने स्वयं भी प्रसन्नता व्यक्त की है कि अगर हमारे यंग फेलोज इस तरीके से आगे आकर के फील्ड में कार्य करने को तैयार हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और मुझे लगता है कि जिन 8-10 लोगों ने अपनी बात यहाँ पर रखी है वह एक बहुत अच्छी सकारात्मक पहल को प्रदर्शित करता है और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। आप सभी अपने उस पर प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके जो आशीर्वचन से एक नई ऊर्जा का संचरण मैं समझता हूं कि सभी मुख्यमंत्री शोधार्थियों में अवश्य हुआ होगा। महोदय, जो आपने किस तरीके से आर्थिक उन्नयन की दिशा में हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से कौशल विकास के साथ जोड़े, बैंकिंग के साथ जोड़े और टेक्नोलॉजी का किस तरह से प्रयोग करें, मैं समझता हूं कि सभी मुख्यमंत्री शोधार्थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करेंगे। डाटा संग्रहण के संबंध में भी जो कहा गया है उसका अनुपालन करेंगे। मैं पुनः परम आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं आप सभी को ये अवगत भी कराना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी तुरंत ही किसी कार्यक्रम के लिए रवाना होना था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, सबसे पहले और आप लोगों को पूरा समय दिया जाए, और इसलिए उन्होंने आज इस कार्यक्रम को रखा और आप सभी के साथ संवाद स्थापित किया। मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग श्री परमेश्वरन अय्यर महोदय का, उनकी पूरी टीम का से स्वागत करता हूं। आप सभी आए सर और आपने हम सभी का उत्साहवर्धन किया, मार्गदर्शन दिया। मैं आदरणीय राकेश रंजन सर का, मैं संजीत सिंह सर का भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ, उनकी टीम का स्वागत करता हूँ। मैं मुख्य सचिव महोदय का और एपीसी महोदय का, जिनका हमेशा हम लोग को इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन मिलता रहता है, मैं आपके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ सर। हमारे वरिष्ठ अधिकारी एसीएस ऊर्जा, प्रमुख सचिव ग्राम विकास, सभी प्रमुख सचिवगण जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी अधिकारीगण, मैं उन लोगों का भी आभार प्रकट करता हूँ। और ख़ास तौर पे जो हमारे मुख्यमंत्री शोधार्थी हैं, आप सभी लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने सुना। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कि आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य दोबारा मिला है और इसका जरूर सकारात्मक परिणाम होगा। मैं पुनः सर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः बहुत बहुत कोटि कोटि आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्ति की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।